हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जीके एंड करंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम शनिवार का अगस्त 28, 2021 पे के न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। द डेली हिंदू एनालिसिस में हम आज स्पेशली मोनेटाइजेशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत दिन से चल रहा है और आज इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी आया हुआ है। सो सी द फाइनेंस मिनिस्टर टू चेयर मीट विद द रेगुलेटर्स टू रिलैक्स द इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। अब क्या हो रहा है कि द यूनियन बजट में द नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान अनाउंस हुआ था। सो द गवर्नमेंट इज गोइंग टू मोनेटाइज ₹6 लाख करोड़ ऑफ assets, government assets. It will not be sold to private companies, but it will be given to the private companies just to operate, to improve its efficiency, and in return the government जो है वो revenue कमा सकती है। गवर्नमेंट रेवेन्यू क्यों कमाना चाहती है? गवर्नमेंट रेवेन्यू इसके लिए कमाना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट का पहले से ही 10 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, जिसको गवर्नमेंट रैंप अप करना चाहती है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। तो उसके लिए जो पैसे हैं वो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान से ₹6 लाख करोड़ आएंगे। दूसरा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम के बारे में भी बात हो रही है, तो यहाँ से भी पैसे आएंगे जो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके ₹1 लाख करोड़ यहाँ से लाएगा। नाउ कमिंग टू बैक टू दिस, अभी जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है, इट इज़ बीइंग स्टीयर्ड और बैक्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम आरबीआई देखें, सेबी देखें, पीएफआरडीए देखें, आईआरडीए एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री देखें, इनके बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस हैं जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, विच डज नॉट अलाउ for the retail investors to invest in infrastructure investment trust. Infrastructure investment trust अब क्या होता है? It is like a mutual fund where people they own certain units and the funds which are collected they are invested in the infrastructure projects, और फिर जो infrastructure projects से जो returns वापस आती है, जो profit होती है, it is distributed among the unit holders. It just works like a mutual fund. Mutual fund regulate कौन करता है? तो mutual fund is regulated by SEBI, Security and Exchange Board of India, located in और headquartered in मुंबई। अब हम आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा पेज फ्लिप करेंगे, हम पेज नंबर 8 पे जाएंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। अब हम पेज नंबर 8 पे आते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या होने वाला है। नाउ सी, फॉर द नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान टू बी सक्सेसफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर बेस शुड बी एक्सपैंडेड एंड स्केल ऑफ मोनेटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट। मोनेटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट मतलब कहाँ से पैसा आएगा, लाइक इनविट्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दे नीड टू बी स्केल्ड अप। So already in the union budget a measure was announced, a new clause was taken that InvITs and REITs, it is very important point, they can borrow money from foreign portfolio investors as well as they can issue debt securities. These were the two important additions in the union budget. FPI इसका मतलब होता है foreign portfolio investors. This foreign portfolio investors, this is different from FDI. They buy equity and shares of the Indian company. Now see what are the steps taken by SEBI. Now SEBI, which is the stock market regulator, it announced that the minimum investment amount for InvITs and REITs is ₹10,000 to ₹15,000 कि मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट कर सकता है कोई किसी भी इन्विट्स या रिट्स में, वो 10,000 से 15,000 है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, दोज हु आर नॉट बिग इन्वेस्टर्स, इसके पास 10,000 15,000 रुपये भी है और वो रिट्स में या इन्विट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, दे कैन डू दैट। देन द सेकेंड वन इज द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दे हैव ऑल्सो परमिटेड दैट इन्वेस्टमेंट अप टू 5% ऑफ द टोटल कॉर्पस, जितना पेंशन में कलेक्ट हुआ है उसका टोटल 5% कैन बी इन्वेस्टेड इन इनविट्स। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है कि वाई वी नीड रिटेल इन्वेस्टर्स टू बी इंटरेस्टेड इन इनविट्स फॉर नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान? तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अगर आप नेचर देखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म होता है, उसको हम कहते हैं द जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जेस्टेशन पीरियड मतलब दैट रिटर्न्स जो है वो बहुत दिन के बाद आते हैं, तुरंत नहीं आते हैं। ओके, अगर हम एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस की बात करें तो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस इस तरीके का फ्रीडम नहीं देता कि किसी भी हाई जेस्टेशन पीरियड और लॉन्ग टर्म नेचर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर इन हैदराबाद. It has allowed an exposure to InvITs and REITs up to 3% of the
टोटल फंड साइज और 5% ऑफ द यूनिट्स इशूड बाय अ सिंगल ट्रस्ट। मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो भी रिट्स और इनविट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट देयर इज अ कैप दैट आइदर इट शुड बी द 5% ऑफ द यूनिट साइज और इट शुड बी जस्ट 3% ऑफ द टोटल फंड। नाउ कमिंग टू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स किसी भी इनविट्स, किसी भी पर्टिकुलर सिंगल इनविट्स या रिट्स में 10% से ज़्यादा अपना फंड इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब एक मीटिंग होने वाली है जहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल के लोग बैठेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग बैठेंगे, नीति आयोग के लोग बैठेंगे, एंड नाउ व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसीजर्स so that the retail investors can participate in investing in InvITs and the national monetization plan can become a reality। अब एक बात हो रही है द क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी कोऑपरेशन। इसका जो अनाउंसमेंट है, इट वाज अनाउंस्ड इन बजट 2019 बट इट हैज स्टिल नॉट बीन सेटअप। ओके, अगर हम रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट स्कीम के साथ आया हुआ है, बट अभी तक क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी कॉरपोरेशन जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। अब हम इससे रिलेटेड एडिटोरियल की तरफ देखते हैं, वो भी हम अभी कर लेते हैं। सो एसेट मोनेटाइजेशन एग्जीक्यूशन इज द की, ये एडिटोरियल टी राम मोहन ने लिखा है। ये IIM बैंगलोर के प्रोफेसर हैं और इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल आप सबको पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे वो पहले लिखते हैं कि व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान विच इज $6 ट्रिलियन ओवर 4 ईयर पीरियड। ओके, नाउ हियर ही इज सेइंग दैट व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन। नाउ आप पेपर पढ़ रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि मोनेटाइजेशन का मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो कंपनी सारे बेच देगी, ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक इन एसेट मोनेटाइजेशन द गवर्नमेंट पार्ट्स विद इट्स एसेट्स सच एज रोड्स, कोल माइंस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम in exchange for a lump sum payment. At the end of the period, the asset is returned to the government. Unlike in privatization, no sale of government asset is involved. ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि what is exactly monetization. So monetization is not of selling the asset. It is just about enhancing the efficiency, earning the revenue by leasing it to private sector. Now see the next one, the benefits of national monetization plan. By monetizing the asset, the government can earn revenues to build more infrastructure. जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान से जो पैसे मिलेंगे उसका सीधा यूज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में होने जा रहा है। नाउ सी व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स आर टू बी मोनेटाइज्ड। रोड्स, रेलवेज, पावर, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टेलीकॉम, स्टेडियम्स एंड पावर ट्रांसमिशन। उसके बाद एक केस बाय केस समझाते हैं कि कितने टाइप से हम मोनेटाइजेशन कर सकते हैं और वाई द इनविट रूट विच गवर्नमेंट इज ऑल्सो अडॉप्टिंग, वाई इट इज़ द बेटर रूट एज कम्पेयर टू दी अदर रूट्स। तो हम अगर बात करें तो ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड एसेट। अंडर यूटिलाइज्ड एसेट का मतलब होता है कि वो एसेट जो गवर्नमेंट ने बना तो दिया है बट द रेवेन्यू विच गवर्नमेंट इज अर्निंग इज नॉट अप टू द मार्क। सो व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू ओवर हियर इज that government can give this asset to the private sector। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर के पास ये पहुंच गया, प्राइवेट सेक्टर को एक लमसम अमाउंट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो अमाउंट क्या होगा? वो अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो होगा एट द करेंट लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक स्टेडियम है, स्टेडियम में 1000 की कैपेसिटी है बट सिर्फ 100 लोग आते हैं उस स्टेडियम में। सो द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट पे अकॉर्डिंग टू द 1000 sitters, it will pay according that what the private sector is earning according to the 100 viewers। पर प्राइवेट सेक्टर इसमें प्रॉफिट कैसे करेगा वो समझना बहुत जरूरी है। नाउ सपोज दैट प्राइवेट सेक्टर कम्स अप विद द प्लान and it invests, it makes the stadium more attractive where 1000 people can come, and suppose in future what happens that earlier when the government was maintaining it there were only 100 viewers. Now after a few years the private sector they invested some of their amount to upgrade the infrastructure of the stadium and now it is attracting 1000 viewers। तो 900 व्यूअर का प्रॉफिट हुआ। तो ये 900 व्यूअर्स का जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट होगा प्राइवेट सेक्टर का। ओके, नाउ तो यहाँ पे जो है इट इज़ द विन विन सिचुएशन। इट इज़ द विन विन सिचुएशन। वाई? एक तो एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई, दूसरा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलने लगा, तीसरा प्राइवेट सेक्टर को भी रेवेन्यू मिलने लगा, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जॉब हुआ।
तो दिस टाइप ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट सही है। बट अगर हम वेल यूटिलाइज्ड एसेट की बात करें, फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसे रोड्स की बात करें, जैसे नेशनल हाईवेज की बात करें या रेलवेज की बात करें विच आर वेल यूटिलाइज, जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही वेल यूटिलाइज्ड है। अब जब पहले से ही वेल यूटिलाइज्ड है तो उसमें जो है प्रॉफिट बढ़ नहीं सकता। यहाँ पे 1000 की कैपेसिटी थी और 100 लोग आ रहे थे, 900 बनने का पूरा चांस था। पर जहाँ पे 1000 की कैपेसिटी है और 1100 आ रहे हैं, यहाँ पे आप कैपेसिटी एडिशन कितना कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1100 को 1200 कर लोगे, उसके ऊपर तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लॉस हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर प्राइवेट सेक्टर मार्केट में बोरो भी करने जाती है मनी टू अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई भी बोरोइंग्स जो है लैंडिंग सस्ते में मिलती है, प्राइवेट सेक्टर को महंगे में मिलती है। सो नाउ दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसके बाद थर्ड इशू जो ये कहते हैं अबाउट वैल्यूएशन एंड इश्यूज, कहते हैं कि जो कैश फ्लो जो गवर्नमेंट को देना है बाय द प्राइवेट सेक्टर एवरी ईयर, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन टुडेज, तो आज के हिसाब से होगा या 30 साल के बाद उसकी जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से होगा। So over here he says that on what parameter we are going to value the asset which government is going to monetize। अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया तो what happens कि सपोज कि द प्राइवेट सेक्टर थिंग्स कि ये स्टेडियम मुझे 100 करोड़ में मिलना चाहिए, बट गवर्नमेंट सपोज 30 साल के आगे गवर्नमेंट सपोज कि नहीं, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आई विल सेल इट इन 1000 करोड़। सो व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट हैपन्स दैट इफ एनी प्राइवेट सेक्टर बाइज द स्टेडियम एट नॉट 100 करोड़ बट 1000 करोड़, तो वो क्या करेगा, जो स्टेडियम की फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये जो फीस बढ़ने का जो पूरा इकोनॉमिक कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा? कंज्यूमर बेयर करेगा। सो दैट्स वाई द ऑथर इज सजेस्टिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज द वे टू गो फॉर द मोनेटाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि इस केस में only the money is coming from the public for the monetization of the asset, but the operation is in the government's hand, so there is no transfer of asset. There is nothing like कि after the end of contract period the private sector has to return back the infrastructure to the government. So these are the important outcomes. अब हम फिर से एक बार अपने न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दीपर बिल की बात हुई है। दीपर बिल it has been declared as the eco-sensitive zone. If anything is declared as the eco-sensitive zone, no industry, no construction can take place in that eco-sensitive zone. Now what is दीपर बिल? दीपर बिल जो है वो एक असम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, असम का ओनली रामसार साइट है। रामसार साइट दीज आर वेटलैंड ऑफ इम्पोर्टेंस साइट, वेटलैंड्स, दे आर रिलेटेड टू वेटलैंड्स। मैं फिर से लिख रहा हूँ वेटलैंड्स, they are related to wetlands, so these are wetland sites, and Dipar Bill is the only wetland sites in Assam. Because of expanding construction activity in Guwahati and discharge of sewage, this was in danger, and now the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified it as the eco-sensitive zone. अब यहाँ पे इको टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट के अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं हो सकता, नो इंडस्ट्री कैन बी सेटअप ओवर हियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। Now let's come to one state related news। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विद देश के मेंटर प्रोग्राम। देश के मेंटर प्रोग्राम, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद हैं। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम? तो इस पैराग्राफ में है दैट the soon to be launched program entails adopting 1 to 10 government school students who can be mentored by citizens who are successful in their respective fields। okay, so this is देश के मेंटर इनिशिएटिव। कौन से गवर्नमेंट का है? दिल्ली गवर्नमेंट का है। इसका एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद, ये मत भूलिएगा। नाउ एक स्कीम होता है गवर्नमेंट का पोस्ट मार्टिकुलेशन, 10th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद पोस्ट मार्टिकुलेशन स्कॉलरशिप फॉर द शेड्यूल कास्ट। ये शेड्यूल ट्राइब के लिए भी होता है ये स्कीम। सो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्कीम्स, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है और इसको स्टेट गवर्नमेंट रन करती हैं। तो ये बिहार में जो है एक नया पोर्टल फिर से बनने वाला है टू रेज्यूम द स्कॉलरशिप।
अब हम आते हैं एक न्यूज़ पे, छोटा सा न्यूज़ है बट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ रिलेटेड टू दिमासा ट्राइब्स। तो असम में एक जगह है, वहाँ पे दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया, ट्रक के कॉन्वॉय को किलिंग किया और वायलेंस किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दिमासा नेशनल लिबरेशन फ्रंट है क्या। तो ये जो शक है वो दिमासा लिबरेशन फ्रंट के ऊपर है। दिमासा लिबरेशन फ्रंट के बारे में एक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है कि दैट अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स द दिमासा नेशनल लिबरेशन फ्रंट is being propped up by the Isak Mohivia faction of Nationalist Socialist Council, National Socialist Council of Nagaland, to carry out extortion in Assam। ये important है। ये जो है कौन से एरिया में ऑपरेट करते हैं, अराउंड कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आप दिमासा ट्राइब के बारे में समझ लीजिए कि दिमासा ट्राइब दे इनहेबिट असम एंड नागालैंड बोथ एंड इट इज़ अ एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप। ओके, इनका अलग से लैंग्वेज भी है, अलग से इनका एथनिकसिटी भी है। दिस इज एन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड दे लिव इन असम एज वेल एज नागालैंड। असम एज वेल एज नागालैंड। फॉर्मेशन कब हुआ? सो इट वॉज फॉर्म वेरी रिसेंटली इन अप्रैल 2019। इनका एम क्या है? टू सीक एन इंडिपेंडेंट नेशन फॉर द दिमासा कम्युनिटी। नाउ असम के न्यूज़ पे आते हैं। हम पहले ही जानते हैं असम में अब कोई अपोजिशन नहीं है। वाई देयर इज़ नो अपोजिशन? बिकॉज ऑफ द नागा पीपल्स फ्रंट एमालगेशन विद द रूलिंग कोalition। और अब जो है इसका नाम जो है रूलिंग कोalition का वो नागालैंड यूनाइटेड गवर्नमेंट हो चुका है। नाउ देयर इज़ आर्टिकल 371A, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 371A, इट रिस्ट्रिक्ट्स द पार्लियामेंट्री लॉ। ओके, इट रिस्ट्रिक्ट्स द पार्लियामेंट्री लॉ in the religious and social practices of Nagas customary law and procedures, administration of civil and criminal justice, and ownership and transfer of land. These are the 4 and many other areas where the parliamentary laws are not applicable in Nagaland. Now over here the thing is going about that Afghan situation uncertain, says India। आज के न्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट इस्लामिक स्टेट इन खोरासन प्रोविंस ISKP, जो हम लोग फॉरेन पेज पे डिक्लेयर कर पढ़ेंगे, जिसके बारे में दिस ग्रुप हैज़ क्लेम द बॉम्बिंग ऑफ द काबुल एयरपोर्ट किलिंग 13 US नेशनल्स। और यहाँ पे अब कैसा सिचुएशन एमर्ज होगा ये कह नहीं सकते। एक इंडिया को खतरा भी है ऑफ हक्कानी नेटवर्क। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान। उसके बाद एक वन लाइनर है दैट ओडिशा कैबिनेट क्लियर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू अचीव एडॉप्शन ऑफ एटलीस्ट 20% बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन ऑल व्हीकल रजिस्ट्रेशन बाय 2025। मतलब 2025 तक 20% रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होना चाहिए। नाउ ये देखिए होने वाला है। अपोजिशन रेजेस इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया है कि अगर हमें कश्मीर का सिचुएशन कंट्रोल करना है, अगर हमको तालिबान के जो रिसर्जेंस हुआ है और रीग्रुपिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स वहाँ पे चल रहा है, इंडिया को खास करके हक्कानी नेटवर्क एंड जैश ए मोहम्मद से ज़्यादा खतरा है, तो हमको कश्मीर में अपनी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। हमें वहाँ पे डेमोक्रेसी को जल्द से जल्द लाना होगा और वहाँ के काउंसिल को रिवाइव करना होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली को। नाउ इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स स्पॉट रेयर मर्जर ऑफ 3 जंबो ब्लैक होल्स। तो उसमें से द टीम वॉज ऑब्जर्विंग द मर्जिंग ऑफ 2 गैलेक्सीज व्हेन दे डिटेक्टेड अनयूजुअल एमिशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेटर। नाउ यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं समझा देता हूँ कि ब्लैक होल एक ऐसा पार्ट होता है यूनिवर्स में फ्रॉम वेयर द ग्रेविटी इज सो इनफाइनाइट दैट इवन द लाइट कैनॉट एस्केप। अगर लाइट एस्केप नहीं होता तो वहाँ पे सब डार्क दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज डार्क, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक होल्स। एंड whenever there is a merger of black holes, the gravitational waves are released and then it is detected. Now जवाहर नवोदय विद्यालय, ये नवोदय विद्यालय का एम देख लो, स्टैटिक क्वेश्चन है। जवाहर नवोदय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल्स, फुल्ली रेजिडेंशियल schools are run by the central government in rural areas. Now experts they have sounded alarm bell for coming festive season. हमारे ICMR के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव, उन्होंने कह भी दिया है कि वैक्सीनेशन इज़ अ डिजीज़ मॉडिफाइंग एंड नॉट डिजीज़ प्रिवेंटिंग ऑप्शन। इसका मतलब
कि डिजीज़ ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद रुक जाएगा, मॉडिफाई होकर एक नए फॉर्म में आ सकता है। देन पे फीस फॉर कोविड ऑर्फन, सुप्रीम कोर्ट टेल स्टेट्स। तो पीएम केयर फंड की बात कल चल रही थी। आज भी द पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, उसके तहत अबाउट 2600 कोविड इम्पैक्टेड चिल्ड्रन जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस भरने की बात चल रही है। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज टेलिंग द स्टेट्स टू finance their education and in turn they can take the help of PM Care for Children scheme and PM Care Fund. उसके बाद factual news that India has added 557 new species to its fauna, which includes 407 new species and 150 new records, reveals animal discoveries. तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो हमारे, एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, एक बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, दोनों कलकत्ता में है। एंड दे रजिस्टर द न्यू फौना डिस्कवर्ड। उनके पास पूरी लिस्ट होती है कि इंडिया में कितने टाइप के जानवर जंतु पाए जाते हैं। तो दिस आर द नेम ऑफ न्यू स्पीशीज। तो इसमें से देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जीरियास अंजलाई, अ डीप वाटर स्पीशीज ऑफ स्नेक ईल फ्रॉम केरला, गिल्फोथोनैक्स, अ स्पीशीज ऑफ कैटफिश फ्रॉम मणिपुर, क्लिस्टर गैलेटेनियस, स्पीशीज ऑफ स्क्रैप बीटल फ्रॉम ग्रेट निकोबार। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज। अब चलते हैं फॉरेन की तरफ। फॉरेन में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज आया है वो ये है कि जो कल अटैक हुआ, अब बिडेन कह रहे हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान एंड प्रोविंस, द ग्रुप बिहाइंड काबुल ब्लास्ट। अब ये नया तालिबान बन चुके हैं अफ़गानिस्तान का। ये पहले से ही कैप्चर करना चाहते थे तालिबान अफ़गानिस्तान को, बट नाउ अब US विड्रॉ कर रही है। तालिबान ने पहले कैप्चर कर लिया है। अब ये चाहते हैं कि ये अब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान में अपना एक होल्ड जमाएं। तो इनको कहते हैं ISKP। ISKP में जो है दे वांट टू कंट्रोल पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड ईरान। एंड दिस इज़ द थ्रेट टू नॉट इवन मीन्स नेबरिंग कंट्रीज़ को थ्रेट तो है IS से, साथ साथ में तालिबान को भी थ्रेट है। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये समझने की बात है कि तालिबान जो है उसकी आइडियोलॉजी IS से थोड़ी डिफरेंट है। तालिबान जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस अफ़गानिस्तान पे करता है, ठीक, बट IS दे वांट टू मेक इट अ पैन इस्लामिक मूवमेंट। दे वांट दैट एवरी एरिया शुड बी अंडर देयर कैप्चर। सो दिस इज द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन तालिबान एंड ISKP। तो जैसे ही 20 साल का जो पूरा प्रॉब्लम चल रहा था अफ़गानिस्तान में, तो पहले वहाँ पे अमेरिका था, तो इसके लिए ये लोग सरफेस पे नहीं है, बट अब अमेरिका वहाँ से निकल चुका है। सो नाउ दे वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन। दे वांट टू कंट्रोल अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। दैट इज कॉल्ड एज ISKP। द ग्रुप वॉज फॉर्म्ड इन जनवरी 2015। पहले ये दे वर फोकसिंग ऑन, पहले इनका नाम था ISIL, इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड लेवांट, ठीक है। तो पहले इराक एंड सीरिया था, फिर सीरिया एंड लेवांट, ऐसे इनका चेंज होता रहता है। अब ISKP है, ठीक। तो जब सीरिया में इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, देन दे शिफ्टेड देयर फोकस टू अफगानिस्तान, ठीक, बट वहाँ पे पहले से ही तालिबान है। तो अब एक समझ सकते हो कि अब इनके तालिबान और इनके बीच में अब राइवलरी चल रही है। नाउ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एम फॉर अर्ली हार्वेस्ट, ट्रेड पैक्ड बाय केका। केका का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टॉनी एबॉट आए थे इंडिया, तब केका की बात चली थी। अब ये केका जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में बाय दिसंबर इट कैन बी साइन। सो इस केका एक दूसरा भी होता है केपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पे कोऑपरेशन है, ये पार्टनरशिप है। यहाँ पे एंगेजमेंट, इकोनॉमिक एंगेजमेंट इज ऑफ हायर डिग्री, यहाँ पे थोड़ा लोअर डिग्री है। ओके, तो विद ऑस्ट्रेलिया वी आर जस्ट हैविंग केका, नॉट केपा। सो दिस इज द थिंग विच यू मस्ट कीप इन माइंड। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से कंट्री के साथ हमारा केका है, CEC है, तो मलेशिया है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। अगर केपा देखें तो ये जापान, साउथ कोरिया, कनाडा के साथ वी हैव केपा। उसके बाद थोड़ा सा स्पोर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन ग्रैंड मास्टर SP सेथुरमन won the Barcelona Open chess tournament title here while compatriot कार्तिकेय मुरली finished third। ये वन लाइनर है, कीप इन माइंड। Then a very good news coming that Bhavna Patel scripted history on Friday, becoming the first Indian table tennis player to secure a medal at the Tokyo
Olympics. Okay, so she is the first one to secure a medal. Fine. उसके बाद बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स हो रहा है जिसका रिजल्ट संडे को आएगा, तो अभी उसको हम लोग नोट करेंगे। अब हम आते हैं एडिटोरियल पे। एडिटोरियल में देखिए यहाँ पे फिल टू द नाइन्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने पहले ही बताया था टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 34 है। 9 जजेस का रिकमेंडेशन हुआ था कॉलेजियम के द्वारा। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। इनमें से जो 9 नेम्स गए हैं उसमें से एक नेम बहुत पर्टिकुलर इंटरेस्टेड है, वो है जस्टिस BV नागरत्ना। शी इज़ द राइट नाउ शी इज़ द जज ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट and now she is in the line and she in future she will be the first woman CJI in India. Okay, the second name is the former additional solicitor general PS Narasimha. PS Narasimha has been directly elevated from the bar, मतलब एक जज नहीं है, he is an advocate, एक बार में है, वहाँ से सीधा इनका नॉमिनेशन हुआ है फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, 5 बार पास्ट में भी हो चुका है। इनफैक्ट जस्टिस रोहिंटन नरीमन who recently resigned as the Supreme Court judge, he was also raised from bar. उसके बाद जस्टिस अकील कुरैशी जो चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट है। इट इज़ अ मीन्स यहाँ पे एक आयरनी है कि इनका नाम यहाँ पे नहीं है, इनका नाम पहले भी जा चुका था बट सेंटर ने एक अनइजीनेस दिखाया था। नाउ यहाँ पे आते हैं नियर एंड प्रेजेंट इंडिया डज नॉट हैव द लग्जरी ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टेकिंग बॉम्ब इन इट्स नेबरहुड। यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो अफगानिस्तान में चल रहा है, खास करके द इस्लामिक स्टेट खोरासन का जो एमरजेंस हुआ है, दिस इज़ गोइंग अगेंस्ट द दोहा एग्रीमेंट। क्योंकि दोहा एग्रीमेंट का एक जो पॉइंट था वो ये था कि तालिबान विल नॉट अलाउ द अफगानिस्तानी एरिया टू बी यूज्ड बाय अदर टेररिस्ट ग्रुप टू टारगेट अदर कंट्रीज इन द रीजन, बट नाउ इट हैज़ resurfaced. So now here the things becomes more complicated for India because now IS Khorasan has the link with Haqqani network. And Haqqani network has earlier bombed US consulate in Kabul and other areas in Afghanistan. Second, there is a fear of cross-border terrorism. So these are the problems. Now how in UNSC membership and being its president in this month can help India. So India can use its diplomatic leverage at UNSC to compel Taliban to not support the terrorist group, first thing. Second, it can compel the Taliban that they should adhere to certain principles of governance before they get legitimacy. Third, India can compel Afghanistan also to fall in line if it wants to become the member of UNGA, which is going to be the very big question. मतलब इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करेगा जहाँ तक लग रहा है, but it is going to be the big question that how UNGA will decide the membership of Afghanistan. The one very important factual question is that India is the chairman of the 1988 sanction committee. That ये बहुत बार आ चुका है तो एग्जाम में आ सकता है ये कि इंडिया चेयरमैन ऑफ द 1988 sanctions committee that list 135 तालिबान members as the designated terrorists. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनका क्या होगा. So these are some of the things. Now केरला के रीजंस इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं कि वाई केरला इज़ हैविंग वेरी हाई रेट ऑफ प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19. अगर हम देखेंगे तो एंटीबॉडीज़ प्रेवलेंस, अगर ICMR का अगर हम सेरो सर्वे रिपोर्ट देखें मई 2021 का, तो उसमें पाया गया था कि ओनली 44% हैड द एंटीबॉडीज़, 68% डिड नॉट. सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वेर वल्नरेबल टू द वायरस. उसके बाद द सेकेंड इज़ कि देयर वाज डिले इन डिक्लाइन इन डेली टेस्टिंग. तो वहाँ पे क्या हुआ कि टेस्ट जो है वो कम हुआ. अगर टेस्ट कम हो रहा है तो पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी कम आएंगे. तो एक ऐसा गलत सेंस बैठ गया कि एवरीथिंग इज़ नाउ गुड इन केरला. एंड जैसे ही ओनम ख़त्म हुआ वैसे ही ये जो है रेट्स बढ़ने लगे. देन कमिंग टू डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड. नाउ डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड बाकी कंट्रीज़ ने सेकेंड सर्ज में ही देख लिया कि डेल्टा वेरिएंट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट. बट अब जो न्यू lineages आए हैं AY.1, AY.2, now they are spreading in Kerala and creating the havoc over there. So over here an action plan is needed that पहले तो टेस्टिंग अच्छी हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, वैक्सीनेशन भी अच्छा होना चाहिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए
to arrest the decline in Kerala. So over here we'll stop the analysis. Hope this video will have been very informative for you. हम अब अगले वीक मिलेंगे with the new daily Hindu analysis. Till then, have a happy weekend, have a nice day, take care, best of luck.